हेलो बच्चों, आज हम साइंस में चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रक्त समूह स्टार्ट कर रहे हैं। ये बायो का आपका चौथा लेसन है। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड पढ़ चुके हैं और ये क्या है, 4th चैप्टर है, प्रतिरक्षा और रक्त समूह। अब प्रतिरक्षा क्या होती है या प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, आपको पहले भी बताया, जो लास्ट लैब से चैप्टर पढ़ाया है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें हम प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से उत्पन्न होती है, किस तरह से हमारा शरीर रोगाणुओं से लड़ता है, इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अब शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षीय विधियाँ, हमारा जो शरीर है उसमें कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती हैं, 2 प्रकार की। पहली है आपके स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से ही होती है, इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। उसके लिए यदि कोई बीमार हो गए कर गए, उस किसी चीज़ से बचने के लिए, रोगाणु से बचने के लिए हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है या किसी तरह की दवा नहीं लेनी पड़ती है। तो जो जन्म से ही शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसको स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसमें कई कारक सहायक है। अब ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ये जन्म जो प्रतिरक्षा है उसमें कौन कौन से कारक सहायक होते हैं। पहला है भौतिक अवरोधक, जैसे त्वचा। अब आप सपोज करो, हमने बहुत सारे, आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा, बहुत सारे तंत्र हैं, अंग हैं, यदि इनके ऊपर त्वचा नहीं होती तो सीधे ये वायु के वातावरण के संपर्क में रहते और सीधे ही इन पे जीवाणु जो है या रोगाणु है इन पे क्या करते हैं, आक्रमण करते। तो पहला तो क्या करती है, त्वचा। जो त्वचा है वो हमारे अंगों को ढक करके उनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। दूसरा, नासिका छिद्रों में अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमा। अब आप पूरे तंत्र पढ़ चुके हो, श्वसन तंत्र पढ़ाया था कि नासिका में रोम या पक्षमा पाए जाते हैं जो धूल के कणों को या अन्य अशुद्धियों को हमारी श्वास के साथ में शरीर में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। श्लेष्मा उपकला, जैसे गले में, श्वास नली में श्लेष्मा उपकला की परत पाई जाती है, वो भी रोगाणुओं को अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। तो इस प्रकार के अवरोधक क्या कहलाते हैं, भौतिक अवरोधक कहलाते हैं। अब है रासायनिक अवरोधक, जैसे आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल। आपको आमाशय के अंदर पढ़ाया था कि आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका भी मेन कार्य क्या आता है कि भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको क्या करता है, वो नष्ट करता है। इसके अलावा त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, अंदर जो तत्व होते हैं जो पसीने के रूप में गंदगी को शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। लार मुंह के अंदर जो हमारी लार ग्रंथियाँ उनसे लार स्रावित होता है। इसके भी लार के कार्य में आपको बताया था कि लार के 3 कार्य हैं, भोजन को गीला करना, भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करना, और तीसरा कार्य कौन सा बताया था, स्टार्च को काय में बदलना, ग्लूकोज में बदलना। इसके बाद में आंसू जो आते हैं, आपको देखते हो आपकी, जब भी हमारी आँख में कुछ चीज़ गिरती है, कोई भी चीज़, तो तुरंत आपकी आँख में से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो वो आंसू क्या करते हैं, जो गंदगी आपके आँख में गई है या कुछ धूल का कण गया है, कुछ गया है, तो उसको आंसू के रूप में शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये कहला रहा है रासायनिक अवरोधक। नेक्स्ट है कोशिका अवरोधक। अब कोशिका अवरोधक ये भी आपको परिसंचरण तंत्र में पढ़ाया था, श्वेत रक्त कणिका है। जो श्वेत रक्त कणिका है वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का क्या करती है, कार्य करती हैं। बाहर से जो रोगाणु आते हैं उनको नष्ट करती हैं, उनसे लड़ती हैं, उनको खत्म करती हैं, मरी हुई कोशिकाओं को पचाती हैं। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं आपको पढ़ाई थी। तो भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं, भक्षाणु का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भक्षण करने में या उसको नष्ट करने में सक्षम कोशिकाएं, जो हमने कई प्रकार की पढ़ी थी, जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल आदि। नेक्स्ट है ज्वर व सूजन। जैसे आप देखते हो कि कभी भी आप गिरते हो, चोट लगती है तो उसके चारों तरफ सूजन आ जाती है। तो सूजन भी क्या कर रही है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर रही है, अंदर जिस
चीज़ पे लगी है उसमें बाहर से जर्म को जाने में क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह से ज्वर, जब भी हमारे शरीर में कोई रोगाणु जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ना लगता है। वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी रोगाणुओं को नष्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस तरह से ये कौन सी प्रतिरक्षा थी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। अब नेक्स्ट है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, ये तो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद है। अब जन्म के पश्चात शरीर में उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। जो जन्म से नहीं थी, बच्चे के जन्म लेने के बाद में जो उत्पन्न हुई है उसको क्या कहते हैं, हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब ऐसी प्रतिरक्षा जिसके विरुद्ध स्व प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसके विरुद्ध शरीर, कौन, शरीर स्व प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उन विशिष्ट प्रतिजनों के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अब बाहर से जो रोगाणु जा रहे हैं, कीटाणु जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। इस चैप्टर में आगे हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिरक्षी की कैसी संरचना होती है, इनके बारे में आगे के जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो आप ही समझ लो कि प्रतिजन क्या है, जो आपके बाहर से शरीर में जा रहे हैं वो क्या है, प्रतिजन है। उनको नष्ट करने के लिए जो शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। तो ये क्या होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन काल में एक ही बार होती हैं, फिर शरीर जो होता है वो स्वयं ही उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा को क्या कर लेता है, उत्पन्न कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा खसरा है, जो माता निकलती है, छोटी माता जो निकलती है, ये एक तरह, तो ये जीवन में एक बार मनुष्य को कभी ना कभी होते हैं। कभी कभी मम्स है जैसे कभी कभी, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो इनसे लड़ने के लिए शरीर में खुद ही क्या कर लेता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है। फिर ये भविष्य में ऐसी इस तरह की बीमारियों होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जिनके विरुद्ध शरीर स्वयं ही प्रतिरक्षियों का क्या कर ले, निर्माण कर ले। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। अब बाहर से प्रविष्ट कराने का मतलब क्या है, आप देखते हो कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको टीके लगाए जाते हैं, BCG का टीका, टिटनेस का टीका, डिफ्थीरिया का टीका, हेपेटाइटिस, आजकल तो बहुत सारे टीके हो गए। तो ये जो है वो कौन सी कहला रही है, जो बाहर से इंजेक्ट प्रतिरक्षा को उत्पन्न कराया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कभी भी जब बच्चे को टीका लगता है, कोई वैक्सीन लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई दवाई डाली जाती है। दवाई नहीं डाली जाती है, जिस चीज़ का टीका लग रहा है उसी बीमारी के कमज़ोर और मृत रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। ताकि क्यों कराया जाता है, ताकि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उनकी क्या कर ले, पहचान कर ले, और ताकि भविष्य में जब भी उस रोग का रोगाणु शरीर पर आक्रमण करे तो वो उसको तुरंत पहचान करके क्या कर दें, नष्ट कर दें। तो टीका जो लगते हैं वो कोई दवाई नहीं है कि टीके में कोई दवाई डाली जा रही है, शरीर में दवाई नहीं डाली जाती है। जिस बीमारी का टीका लगाया जाता है उसी बीमारी के मृत और कमज़ोर रोगाणुओं को शरीर में क्या कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है, ताकि हमारे शरीर की कोशिकाओं की पहचान कराई जाती है, जिससे भविष्य में कभी इस तरह का रोगाणु शरीर में आक्रमण करे तो उसको पहचान कर तुरंत क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो जो प्रतिरक्षा बाहर से प्रविष्ट कराई जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। इसमें शरीर के अंदर से किसी भी प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। ये जो प्रतिरक्षी होते हैं वो टीके के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट कराए जाते हैं। जैसे उदाहरण है टिटनेस का टीका, डिफ्थीरिया, TB, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम कहते हैं, BCG का टीका लगता है इसके लिए। TB का टीका या आप इसको कह देंगे BCG का टीका आदि के टीके। बैसिलस कैलमेटिक ऑफ ग्यूरिन, ये TB से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद तुरंत बाद यही टीका लगता है सबसे पहले। खसरे का टीका, तो ये बाहर से प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा क्या है, ये कितने प्रकार की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो आपको होमवर्क कॉपी में यही करना है कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसे समझाइए। नेक्स्ट लेक्चर में
हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।